दोस्तों, हमारी सेहत कार्यक्रम में आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर मदन गुलाटी को। डॉक्टर साहब सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं और आयुर्वेद के फील्ड में 37 साल से ज़्यादा का अनुभव है। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। हर इंसान एक बात सोचता है कि आखिर वो बीमार पड़ता ही क्यों है, कितना अच्छा हो कि वो बीमार पड़े ही ना। और मुझे लगता है कि हमारी जो आयुर्वेद की साइंस है, इसका जवाब इसके पास है, और वो जवाब क्या है ये आपके माध्यम से हम जानेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम बीमार क्यों होते हैं। बीमार हमारे जो आयुर्वेद के हिसाब से हम समझते हैं कि सब बीमारियों का जो मेन हेडक्वार्टर है वो हमारा पेट है। हमारे एक सूत्र दिया हुआ है, रोगा सर्वे अपि मंद अग्निश्च सूत्राम उदराणी च। सभी रोगों का जन्म उधर से होता है, मेन हेडक्वार्टर वही है, वहीं से स्टार्ट होता है सब बीमारियाँ। और दूसरा हमारे मानसिक कारण होते हैं, जो हमारे छिद्र है ना, जो हमारे मतलब जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे भी हम बीमारियाँ, जैसे हम सवेरे सवेरे उठते हैं, अखबार पढ़ने लग जाते हैं, तो उसमें जो है हमारे थॉट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे उससे हमारे वैसे हार्मोन्स बनते हैं। हमारे कहा गया कि वट वी आर कंट्रोल्ड बाई अवर हार्मोन्स एंड हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाई अवर थॉट्स। तो एक तो रास्ता है हमारे थॉट्स का, और दूसरा रास्ता है हमारे भोजन का। हमारा आहार, हमारी सोच, हमारे विचार सब बीमारियों के कारण है। और अगर हम ठीक रहना चाहते हैं तो हमें अपने हेल्दी विचार रखने होंगे, और हमारा जो भोजन है वो भी हेल्दी होना चाहिए, फुल ऑफ मतलब जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, सब कुछ हो, उसका पाचन सही हो। मॉडर्न साइंस डॉक्टर साहब, एक आजकल बड़ा प्रचलन है एंटीऑक्सीडेंट्स का। हाँ। और ये कहा जाता है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लेते हैं तो आपको वो फ्री रेडिकल से निजात मिलती है और बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज मॉडर्न साइंस में फ्री रेडिकल्स को सभी बीमारियों का कारण माना जा रहा है, इवन कैंसर तक को, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सबके जब समय नहीं आती तो कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन हो रही है आपके, तो हम आपको एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसका बड़ा प्रचलन चल रहा है और बड़ा ज़ोरदार इसका प्रचार हो रहा है। परंतु ये अंदर से फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? आयुर्वेद में इसका आंसर है। इसके लिए दो शब्द यूज़ करते हैं। एक शब्द है दूषी विष। एक विष है, दूषी अंदर से पैदा होता है ना, उसी का दूसरा नाम जो है उसको हम कहते हैं आमरस, है ना। हमारे आयुर्वेद में एक सूत्र दिया हुआ है, वो पेट से रिलेटेड है, क्योंकि पेट सब बीमारी का कारण है। जब हमारी डाइजेशन पावर वीक होगी तो उसमें लिखा है उष्मणो मैंने अग्नि, मीन्स हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो पहली धातु बननी थी रस धातु, वो पाचन नहीं हो रही। सभी प्रकार के वात पित्त कफ तीनों दोष, ये सब का कारण रूट काज क्या है? वही आमरस, जिसकी आज हम तुलना करते हैं फ्री रेडिकल से। तो ये जो आमरस बॉडी में बनता है, इसके बॉडी में हमारे 11 सिम्टम बताए हुए हैं कि श्रोतारोध, मल भ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठीवन, मल, संग, अरुचि, कलम। ऐसे हमारे 11 सिम्टम बताए हैं कि जब आमरस बॉडी में बन रहा होता है तो हमारे मल का टूट टूट के आना, एक बार में मल क्लियर नहीं होता, कई बार में मल पेशेंट त्याग करता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स है, आलस रहता है, कलम बिना परिश्रम के थकावट हो रही है, वेट कम हो रहा है, मतलब इस तरह के सिम्टम्स जो है उसके होते हैं। तो वो जो है आमरस की निशानी है। जब आमरस बनता है तो इससे हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, मे बी डायबिटीज़, मे बी हाइपरटेंशन, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स, है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सभी की जो रूट कॉज है वो आमरस है। जैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही ले लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जोड़ों में दर्द, है ना। उसको रुमा शब्द जो है वो आम के लिए है। उसको आयुर्वेद में शब्द दिया है आम वात। वात के साथ, वात में जैसे घुटने में दर्द हो रही है किसी के, तो अगर तो वो संधिगत वात है, सिंपल आम नहीं है उसमें, मतलब उसमें कच्चा रस नहीं बना हुआ, तो फिर तो हम सिंपल वात की चिकित्सा करते हैं, फिर आम नहीं है उसमें। परंतु जब हमारे जो है वो आम साथ में आ गया तो इसको हम आम वात, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वही आम जो है, क्योंकि वो क्या इन बिटवीन प्रोडक्ट है, जिसको हम सभी बीमारियों का कारण मानते हैं। जैसे हम किसी की पल्स देखते हैं, पेशेंट आता है हमारे पास, सबसे पहले हम उसका देखते हैं कि उसका वात पित्त कफ का जो है वो बैलेंस कैसा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी थर्मल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम देखते हैं। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसकी बॉडी में कहीं आमरस तो नहीं बन रहा। वो अगर आमरस बन रहा है मीन्स के अंदर इंडाइजेस्टिव मटेरियल पैदा हो रहा है, तो वो हमें देखना होता है कि उसकी वजह से वो आमरस को मॉडर्न भाषा में हम क्या कहेंगे। तो मॉडर्न भाषा में इसको हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कार्बोहाइड्रेट खाए, तो कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट बनना था वो क्या बनना था? ग्लूकोज। वो ना बन करके इन बिटवीन प्रोडक्ट बन गया, उसको हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड बन गया। फैट खाए, फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड बनना था, वो इन बिटवीन प्रोडक्ट जो बन जाता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बन गया। इसी तरह से प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बनना चाहिए था एमिनो एसिड्स, वो एमिनो एसिड्स ना बन के यूरिक एसिड बन जाता है। तो आम रस जो है वो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, जो भी हमारे इन बिटवीन मटेरियल ऑफ द मेटाबॉलिज्म, वो अगर बन रहे हैं बॉडी में तो वो आगे जो है वो सब बीमारियों को पैदा करते हैं।
यानी आम आदमी की भाषा में अगर हम समझें इस बात को, तो जो हमने खाना खाया, जो आहार लिया, वो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं है, उसको पूरा डाइजेस्ट करके मेटाबॉलिज्म में नहीं लाया, तो जो अपच है, अपचा अन्न है, वो बिल्कुल ठीक, अलग अलग रूपों में शरीर में इकट्ठा होता है और बीमारियों को जन्म देता है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यही जो है वो जो अधकच, जैसे अपच बना ना, इंडिजेस्टिव मटेरियल जो बन गया। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने काले चने डाले किसी चक्की में पीसने के लिए, हम लेना चाहते थे बेसन, परंतु बन जाती है दाल, तो इन बिटवीन प्रोडक्ट हुआ ना, हमें नहीं चाहिए थी, मतलब वो दाल, हमें तो बेसन चाहिए था। लेकिन डॉक्टर साहब, इस चीज़ का निर्धारण किस तरह से हो? अगर हम ये बात किसी पेशेंट को या श्रोता अगर इस बात को सुनते हैं, वो ये कहता है कि देखिए मुझे तो सब खाया पिया हजम हो जाता है, अब मुझे कोई अपच का शिकार नहीं हूँ, उसके दिमाग में अपच की परिभाषा ये हो जाती है कि शायद खट्टे डिकार आना या उल्टी होना या पेट में दर्द होना, तो खाना नहीं पचा। मुझे लगता है कि ये परिभाषा आपके हिसाब से नहीं है। नहीं, हमारी परिभाषा तो यही है कि जैसे उसका मल जो है, क्योंकि जो आम रस है वो ना तो बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होता और वो मल का पार्ट भी नहीं है, इन बिटवीन है, क्योंकि जो हमारी बड़ी आंतड़ी होती है ना, उसमें तो, क्योंकि उसमें तो निकालना है, मल को तो निकालेगा, जब आमरस बनेगा तो मल से निकलेगा नहीं, किस्तों में मल त्याग करेगा पेशेंट को इंस्टॉलमेंट्स में मल आना मेन निशानी, म्यूकस जिसे कहते हैं ना, इस तरह से उसको म्यूकस टाइप का मल आएगा और कई बार जाएगा, मल का भ्रंश होके आना है ना, शरीर में भारीपन रहेगा, ये भी आमरस की निशानी है, मतलब शरीर भारी रहेगा, आलस रहेगा, अपक्ति है ना, निष्ठीवन बलगमी पदार्थ का गले में अटकना है ना, फिर वो रुचि होती है उसकी, मतलब जी नहीं करता उसका, किसी कार्य करने में दिल नहीं करता, और बिना परिश्रम के थकावट होती है। ऐसे सिम्टम्स जब पेशेंट लेके आता है तो आमरस क्या है वो? ये आपने 4 सिम्टम्स बताए, लेकिन आपने संस्कृत के श्लोक में शायद 7 या 8 बताए। 11 सिम्टम्स है बेसिकली। हाँ, 11 डिटेल। अनिल मूर्ता, श्रोतारोध, मल भ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठीवन, मल संग, अरुचि, कलम। कलम को कहते हैं बिना परिश्रम के थकावट होना। अरुचि में ना जो एनोरेक्सिया जिसको हम कहते हैं रुचि नहीं होती, काम करने को जी नहीं करता कोई भी, है ना, आलस रहना, लेजीनेस रहना, ठीक है। इसके साथ साथ पक्ति, इंडिजेशन रहनी, और गले में जैसे कोई बलगमी पदार्थ गले में अटकता रहता है, बार बार गले में थूक आएगी और ऐसे करके पेशेंट जो है वो करता रहता है कि उसकी जो है कोई चीज़ ऐसे अटक रही है गले में। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये अगर इनमें से कोई भी सिम्टम किसी को मिलता है तो ये मान ले कि उसके आमरस बन रहा है। हाँ, हम उसकी पल्स देखते हैं, उसके साथ कोरिलेट करते हैं सिम्टम्स को। तो इसका मतलब है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी बनती है ऐसे में। बिल्कुल। और आमरस शरीर में ना बने, क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए तो एक बड़ा सिंपल हमारे है कि जैसे हम अदरक को कहते हैं, हमारे अदरक जो है ना, भोजन से पहले, विश्व भेषज कहते हैं इसको, महाऔषध नाम है इसका, कि जब हम भोजन से पहले अदरक का सेवन करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रॉपरली बनना शुरू हो जाते हैं। जब प्रॉपरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे तो भोजन का पाचन सही होगा, भोजन का पाचन सही होगा तो हमारे जो है कंप्लीट डाइजेशन होएगी, तो आमरस बनने की उम्मीद नहीं है। दूसरा कारण क्या आता है, हमें बासी भोजन का त्याग करना होता है। जैसे हमें सुबह की जैसे ब्रेड खाते हैं लोग, ब्रेड बिस्कुट ऐसी चीज़ें जो खाते हैं, उनसे जो है जो यीस्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, खमीर जैसे, वो वाले भी जो है आमरस को पैदा करते हैं। और हमारा जो है, हमारी जो है ना हीट, जो उसकी प्रॉपरली जो ऐसे भोजन का पाचन ना होने का कारण ये भी होता है कि जो भोजन को हम इनकम्पैटिबल फूड खा लेते हैं, जैसे जो आपस में मतलब जैसे संयोग विरुद्ध भोजन होते हैं, संयोग विरुद्ध भोजन, जैसे मूली के ऊपर से दूध पी लिया, वो भी आमरस को पैदा करेगा। ये भी काज है, इंडाइजेशन होएगी ना, क्योंकि हमने इधर से भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के साथ साथ फ्रूट भी खा रहे हैं, तो भी आमरस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने जो फ्रूट है वो तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और हमने भोजन की प्लेट के साथ ही उधर से हम फ्रूट खा रहे हैं, उधर से हम जो है वो अन्न भी खा रहे हैं, तो अन्न को धीरे धीरे डाइजेस्ट होना है, उसको भी टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने मतलब श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी भूल के भी जो फल हैं, जो कच्चे चीज़ें हैं, वो भोजन अन्न के साथ ना जोड़ें, उसको कम से कम 2 घंटे का गैप डालें। मतलब हमें भोजन के इन बिटवीन, जैसे सपोज 8 बजे 9 बजे किसी ने नाश्ता किया है, तो उसको जो है लंच कर रहा है वो 1:30-2 बजे, तो इन बिटवीन जो उसको 11 बजे का टाइम मिला है या 11-12 बजे, उस टाइम पे वो कोई फ्रूट खा ले, ठीक है। इसी तरह से शाम का भोजन है, शाम को भी जो है इन बिटवीन जो है वो फ्रूट खा लिया जाए, तो आमरस से हम बच सकते हैं। हाँ, जो हम बार बार थोड़ा बार बार खाते हैं, ये भी आमरस का कारण है। जैसे कोई बिस्कुट खा रहा है, कोई ये आजकल स्नैक्स चले हुए हैं,
पास्ता है, जो आजकल जंक फूड है, ये जंक फूड बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये हैवी फूड्स ले लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ये सब आम रस के कारण है। इसको मतलब बहुत मल्टीप्लाइड है, पूरा बिग चैप्टर है हमारा आम रस के ऊपर आयुर्वेद में, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि गिष्ट भोजन करा जो कि डाइजेस्ट नहीं होएगा। अपने माँ की तला हुआ भोजन, डीप फ्राइड चीज़ें खाएंगे तो भी आम रस फॉर्मेशन होएगा। हाई प्रोटीन जो मतलब बॉडी जैसे मीट बर्गर वगैरह खाते हैं, तो ये भी जो है बर्गर है, आजकल वो पिज़्ज़ा आया हुआ है, ऐसी जो चीज़ें खाते हैं, ये तो जो हेल्थ को पी जाए, मैं तो पिज़्ज़ा को कहता हूँ कि जो हेल्थ को पी जाता है वो पिज़्ज़ा ये बहुत आपने हेल्दी डेफिनेशन दी है पिज़्ज़ा की। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अदरक और लवण नमक का बताया, ये आमरस को हाँ, छुटकारा पाने के लिए, ऐसा कुछ और भी नुस्खा है? एक इसबगोल, हमारा आमरस अगर बन ही गया है तो उसकी एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगी ना। अगर हम भोजन से पहले ये प्लेज ले लें कि मैंने भोजन करना है, उससे पहले 1 चम्मच 2 चम्मच इसबगोल ले लेने हैं, ठीक है। तो वो एक हमारे जो वहाँ पे जो हमारी आंतड़ियों में एक वहाँ पे लगे होते हैं सेंसर्स, वो सेंसर्स को जो विलय होते हैं ना, जो वो एंट्री नहीं करने देते, जो आपकी गलत चीज़ है ना वो अंदर अब्जॉर्व नहीं होने देता, इसबगोल क्लियर बना देता है। परंतु लेना इसको कब है? भोजन से पहले। लोग क्या करते हैं, रात को सोने के टाइम पे इसबगोल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत गलत है। उससे हमारा विटामिन बी जो कि बड़ी आंत से रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वो भी निकल जाता है, तो उससे बॉडी में वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। भोजन के अंत में मतलब सोने के टाइम पे इसबगोल ना लेकर के इसको सेंसर को अपने को ठीक रखने के लिए, जैसे हमारे हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, या कोई हमारी जो है कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई रहता है, या जिसको यूरिक एसिड ज़्यादा है, या मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि ये भोजन से पहले आप इसबगोल ले लीजिए। इससे आपका जो कच्चा रस बना हुआ है वो एटलीस्ट अब्जॉर्ब तो नहीं होगा, वो मल से अपने आप निकल जाएगा, तो एक लेयर बनाने का कार्य करता है। तो इसबगोल को लंच से पहले भी और डिनर से पहले भी लें। डॉक्टर साहब, मन तो बहुत है कि आपसे इस विषय पर, आमरस की रोकथाम के बारे में और जो ये बीमारियों को पैदा करता है इसके बारे में और जानकारी लें, लेकिन स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का समय समाप्ति की हो रहा है। बहरहाल, आपका स्टूडियोज में आने के लिए और श्रोताओं की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो आमरस से बचाव है, आमरस की रोकथाम करने से ही बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय पर आपने बहुत डिटेल में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। हमें पूरी आशा है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से वे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।